Hello everyone, myself Meena Kumari, PGT Chemistry from Government Model Sanskriti, Senior Secondary School, Morni Hills. आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें कि हम ग्रुप 14 करने जा रहे हैं। ग्रुप 14 में हम द कार्बन फैमिली करेंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवैलेंट रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टी एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। Now let us start with group 14 elements. Now group 14 elements में 6 एलिमेंट है टोटल। पहला एलिमेंट है कार्बन जिसका सिंबल है C, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, tin Sn, lead Pb and last element is flerovium Fl. This group is also known as carbon family because इसका जो पहला मेंबर है वो है आपका कार्बन, इसे से हमें कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। Now let us talk about the occurrence. जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अगर हम बात करें तो, एंड सिलिकॉन की बात करें तो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। जर्मेनियम ऑकर और एग्जिस्ट इन ट्रेसेस। टिन ऑकर मेनली एज कैसिटराइट दैट इज SnO2 के फॉर्म में मिलता है, एंड लेड इज फाउंड एज गैलिना PbS। नाउ लास्ट एलिमेंट जो कि हमारा है फ्लोरोवियम दैट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अगर ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP2। इसका मीनिंग है कि NS2 जो होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है और जो NP p ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, इसी वजह से ये p ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोवैलेंट रेडियस। नाउ रेडियस की बात करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बात करते हैं तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स का जो रेडियस होता है वो कम होता है और ग्रुप 13 का जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो घटता है, तो हमारा ग्रुप 14 का जो साइज होता है वो कम होगा और ग्रुप 13 का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। नाउ हाउएवर अगर हम टॉप टू बॉटम दैट इज ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो साइज जो होता है दैट इज रेडियस इंक्रीजेस डाउन द फैमिली। ठीक है, नाउ अगर हम फैमिली की पूरी बात करते हैं इसमें तो कार्बन से जो सिलिकॉन तक है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ देयर आफ्टर जो सिलिकॉन टू लेड है वो स्मॉल इंक्रीज हो रहा है रेडियस में, ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखता। इसका रीजन क्यों है और क्या है? ये क्योंकि इन हैवियर एलिमेंट्स में d और f ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसी वजह से ये जो इंक्रीज होता है वो रेडियस में कम दिखता है हमें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आयनाइजेशन एंथैल्पी। Now the first ionization enthalpy of group 14 member is higher than the corresponding member of group 13। ना यानी आपका जो ग्रुप 14 एलिमेंट है उनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपेयर टू? ग्रुप 13 के कंपेयर टू। पहले तो हम ये समझते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। ना आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल। यानी जो आपका एटम होता है, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम हम बात कर रहे हैं, उसमें से जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे जो हम लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ना वो जो होती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की ज्यादा होती है और ग्रुप 13 की कम होती है। इसका रीजन कि क्योंकि ग्रुप 14 का जो साइज होता है वो कम होता है और जो ग्रुप 13 का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर साइज कम होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए और साइज ज्यादा होगा तो एनर्जी आपका कम चाहिए।
ठीक है, जस्ट रिवर्स, क्योंकि 14 का साइज कम होता है इसी वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो इनके लिए एनर्जी कम चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होनी चाहिए। नाउ बट स्मॉल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम, जर्मेनियम टू टिन। ठीक है, पर जो डिक्रीज होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। नाउ बट स्लाइट इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टिन टू लेड, बट यहां पर आपका टिन से लेके लेड तक जो होता है वो इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। These are the two reasons why there is a slight increase is observed in ionization enthalpy from tin to lead. Next topic is electronegativity. Now, due to small size, the element of this group are slightly more electronegative than group 13 elements. अगर हम 13 एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो उनके कंपेयर टू जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं वो स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ग्रुप 14 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और ग्रुप 13 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। Now the electronegativity value for elements from silicon to lead is almost the same. अगर पर हम ग्रुप में बात करते हैं तो सिलिकॉन से लेड तक की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन से लेड तक जो होती है वो सेम है। Now next topic is physical properties. Now all member of the group 14 जो होते हैं are solid. कार्बन और सिलिकॉन की बात करते हैं तो वो नॉन मेटल्स है। जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है, whereas tin and lead are soft metals with low melting point. और melting point and boiling point of group 14 जो होता है वो are much higher than those of the element of the group 13. Now next topic is oxidation state. ना तो जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 के, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसके अलावा इनमें जर्मेनियम, टिन और लेड जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। नाउ एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो +4 की स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है और +2 की स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और फॉर लेड कंपाउंड अगर हम बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इज मोर प्रीडोमिनेंट। नाउ ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ s इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द टिन एंड लेड। देखो, टिन और लेड के जो वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं टिन और लेड के, to participate in bonding, inability to participate in bonding, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। Thus 5s in tin, अगर हम बात करें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो टिन में 5s होता है और लेड में 6s होता है। They behave as inert and this is known as inert pair effect. Now inert pair effect क्या होता है? It is the reluctance of s orbital electron to participate in bonding in an atom. मतलब s इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, तो दैट इज अ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट ओनली द np2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टिन के और लेड के टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। ठीक है, एंड दस डाइवेलेंट कंपाउंड ऑफ टिन एंड लेड आर
स्टेबल। इसी वजह से इनके डाइवेलेंट कंपाउंड ही स्टेबल होते हैं और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। नाउ ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, मतलब जब भी इनको हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये ऑक्साइड बनाते हैं और ये दो तरह की ऑक्साइड बनाते हैं। पहला जो है वो मोनोऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला है MO एंड दूसरा है डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है MO2। और उसमें जो सिलिकॉन की ऑक्साइड जो होती है मोनोऑक्साइड वो ओनली हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है। अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करें तो जो कार्बन की मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल होती है और जर्मेनियम की मोनोऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है। वो टिन और लेड की जो मोनोऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मीन्स दे कैन बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। अमंग डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और वेयरएज टिन और लेड के जो डाइऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। ना जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, यानी इनका पानी का जो होता है वो इन पे कोई भी असर नहीं होता। हाउएवर अगर टिन की बात करें, इट रिएक्ट विद स्टीम, यानी ये वाटर के स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करता है टू फॉर्म SnO2, यानी टिन दैट इज Sn जिसका सिंबल होता है +2H2O गिव्स SnO2 +2H2 विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर लेड की बात करते हैं तो इट्स नॉट अफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, बिकॉज इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म होती है, इसी वजह से लेड जो होता है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन करनी है। तो ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो फॉर्म्स टेट्राहेड्रल हैलाइड्स, दैट इज फॉर्मूला क्या है उसका MX4, विच आर मोस्टली कोवेलेंट। यहाँ कोवेलेंट का मीनिंग होता है जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं ना। कार्बन को छोड़कर सभी जो मेंबर हैं दे रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑल हैलोजेंस, वो सभी हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, दे रिएक्ट readily with all halogens forming volatile halides। volatile halides जो कि हवा में उड़ जाते हैं वो volatile होते हैं, that is SiX4 and GeX4। टिन और लेड दे आर लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव होने की वजह से टिन जो होता है रिएक्ट विद Cl2 and Br2 इन कोल्ड एंड F2 and I2 on warming। जब उसको वार्म किया जाता है तभी ये रिएक्ट करता है F2 और I2 से। Now Pb react with F2 in cold and forms PbF2 और Cl2 के साथ Pb रिएक्ट करता है एंड फॉर्म करता है PbCl2। अब हमने ये देखा है कि जो +4 ऑक्सीडेशन होती है Pb की दैट इज नॉट प्रीडोमिनेंट और इसी वजह से PbBr4 and PbI4 आर अननोन। Pb जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाता है। Now except CCl4, this is very important question, other tetrachloride are easily hydrolyzed by water। मतलब CCl4 को छोड़कर सभी टेट्राक्लोराइड्स अगर बात करते हैं आर इजीली हाइड्रोलाइज बाय वाटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सेंट्रल एटम होते हैं उनमें d ऑर्बिटल्स होते हैं और वो जो d ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्सीजन जो एटम है वाटर मॉलिक्यूल का उसके लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करते हैं SiCl4, undergo hydrolysis by initially accepting lone pair of electrons from water molecule in d orbitals. क्योंकि Si के पास d orbitals होते हैं, वो इजीली अब उन जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से लिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन से लिए हैं, उन्हें वो अकोमोडेट कर देता है d orbitals में. Si के d orbitals में वो अकोमोडेट हो गए एंड फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ SiO4. नाउ इसे हम एक रिएक्शन से समझ सकते हैं. देखिए आप, सिलिकॉन जो है वो टेट्राहेलाइड हमने ली है, CSiClClClCl, ठीक है. और जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर है वो कौन एकोमोडेट कर लेता है? d ऑर्बिटल कर लेता है सिलिकॉन के. अब वो इसके साथ, यानी यहां से आपका ये जो Cl है और ये जो H है वो HCl लॉस हो जाता है और आपका एक Cl की रिप्लेस करके आपका OH आ गया यहाँ पर. ना इस तरह से ये स्टेप आपकी रिपीट होती जाएगी तब तक जब तक कि ये सारे Cl जो है दे आर रिप्लेस बाय OH. दैट इज आप 3H2O वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें 3HCl निकल जाएंगे और हर प्लेस पे आपका OH अकोमोडेट हो जाएगा. दैट इज सिलिसिक एसिड बन जाएगा. Now our next topic is anomalous behavior of carbon. Now carbon जो होता है that differ from the members, other member of its group. क्यों? क्योंकि कार्बन का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है और इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं होते. ठीक है, तो ये चार आपके रीजन हैं जिनके वजह से कार्बन जो होता है वो अपने दूसरे मेंबर ऑफ द ग्रुप से डिफर करता है. ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो कार्बन होता है, ओनली इन कार्बन only S and P orbitals are available for bonding and therefore it can accommodate only 4 pair of electron around it. 4 pair क्यों? क्योंकि एक S और 3 P orbitals तो 4 हो गए, तो 4 pair of electron ही it can accommodate. This would limit the maximum covalency of carbon. तो covalency of carbon की ये लिमिट करता है to 4. Whereas other member जो होते हैं they can expand their covalency because they have the d orbitals. उनमें d orbitals होते हैं, इस वजह से वो अपनी covalency को expand कर सकते हैं, बट कार्बन नहीं कर सकता बिकॉज कार्बन में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, तो इसकी कोवेलेंसी 4 ही होती है. नाउ नेक्स्ट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन. दैट इज फर्स्ट जो इसका यूनिक कैरेक्टर है दैट इज कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन एटम के पास एक टेंडेंसी होती है टू लिंक विद वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड to form a chain. That is, carbon can link with carbon atom and it can form a chain, it can form a ring, and this property is called catenation. Because carbon का जो bond होता है single bond, it's a very strong. और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, and thereby tendency to show catenation decreases. ध्यान रखें, कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन दिखाता है वो कौन है? कार्बन. एंड द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज कार्बन shows maximum, Si सिलिकॉन shows then next, then उसके बाद जर्मेनियम, और जर्मेनियम और टिन की लगभग एक जैसी पावर अगर हम बात करते हैं, और लेड की सबसे कम कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं इसकी तो सबसे कम होती है. Now next is the tendency to form multiple bonding. Carbon also has a unique ability to form p-pi multiple bonds with itself. मतलब कार्बन जो होता है वो p-pi multiple bond
अपने आप यानी कार्बन के साथ बना सकता है, एंड विद अदर एटम्स दैट इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है. Now this is because of the small size and high electronegativity. ठीक है, तो जो अदर एटम होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उनके साथ ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है. Now for example, carbon can form carbon double bond, carbon triple bond, carbon can form a double bond with oxygen, carbon can form a double bond with sulfur, carbon can form a triple bond with nitrogen. Now, however, silicon जो होता है and other element forms d pi p pi double bonds with nitrogen and oxygen. तो सिलिकॉन जो होता है, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो d pi और p pi डबल बॉन्ड बनाता है with nitrogen and oxygen due to availability of vacant d orbitals. ठीक है, in their outermost shell. Now this bond is formed by the donation of electron pair. ये बॉन्ड बनता कैसे है? क्योंकि ये बॉन्ड बनता है by the donation of electron pair from filled 2p orbital of nitrogen. तो जो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल होता है वो फील्ड है 2p, है ना? तो 2p ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन का फील्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एंड ऑक्सीजन of the vacant 3d orbital of Si. ठीक है, तो जो 2p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, वो किसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन? टू द वैकेंट 3d ऑर्बिटल ऑफ Si, क्योंकि सिलिकॉन में तो d ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल्स नहीं है. उनके जो p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स हैं, we say they donate the electron pairs and to the vacant 3d orbitals of silicon, and it is called back bonding. और इसी को हम क्या कहते हैं? back bonding कहते हैं. The compound of trimethylamine, that is CH3 thrice N, and triphenylamine, that is SiH3 thrice N, have different structures. Let us study their structures now. In trimethylamine, अगर हम बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3, and having one lone pair in one of its tetrahedral position, और एक लोन पेयर भी होता है इसके पास, और इसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल. और ट्राइसिलाइलामाइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप की होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल प्लानर होती है. अब इनमें एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं d ऑर्बिटल सिलिकॉन के, दैट ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन. नाउ नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल है जो कि फील्ड है, और सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है, और ये दोनों मिलके कौन सा बॉन्डिंग बनाते हैं? d pi p pi बॉन्डिंग. एंड सच बॉन्डिंग जो होती है, इट डज नॉट ऑकर इन ट्राइमिथाइलअमाइन बिकॉज कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते. Now here's the assignment. Now the topic which we had covered, based on that there are some questions. Now try to solve these questions. Thanks.